वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी एग्जाम में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। हम आपके लिए रोजाना की तरह प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का संग्रह है। अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और दोस्तों को शेयर नहीं किया है, आप सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊं आप पर तुरंत पहुंच जाए। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से, सार्प्शन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? सिलिका जेल पर पानी या पानी में स्पंज, स्याही में डूबी रुई उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सार्प्शन का उदाहरण क्या है इसमें से? इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, स्याही में डूबी रुई। वह प्रक्रिया जिसमें अवशोषण और अद्रोहण एक साथ होते हैं। शोषण एक सामूहिक शब्द है जिसका उपयोग प्रतिक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है। स्याही में डूबे कपास में दोनों प्रक्रियाएं हो सकती है। कपास के रेशे स्याही को अवशोषित करते हैं और रेशे के आंतरिक संरचना में खींचते हैं और स्याही के अणु रेशों की बाहरी सतहों में चिपक जाते हैं, इसलिए स्याही में डूबी रुई का जल शोषण होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सीधे लोगों के उपचार के लिए कभी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? कौन सा सीधे लोगों पर उपचार नहीं किया जाना चाहिए? विसंक्रामक, एंटीसेप्टिक, या फिर सॉरी मलेरिया, मलेरिया रोधी, या भी एंटीसेप्टिक, या इनमें से कोई नहीं, या एक उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा इसका सही उत्तर है कि जो पदार्थ सीधे लोगों के उपचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विसंक्रमक। विसंक्रामक कीटाणुओं को सीधा उपयोग मनुष्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इनका उपयोग फर्श, दीवारों, काउंटर स्टाफ जैसे सतह पर सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए इसका किया जाता है प्रयोग, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, लुईस का उपपत्ति निम्नलिखित में से किसके व्यवहार को समझती है या समझाती है? क्षारक, लवण, प्रोटोनिक अम्ल, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। लुईस का उपपत्ति निम्नलिखित में से किसके व्यवहार को समझाती है? इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। लुईस का उपपत्ति निम्नलिखित में से एक से अधिक को समझाती है। यह सिद्धांत लुईस अम्ल को एक इलेक्ट्रॉनिक युग्म ग्राही के रूप में और लुईस क्षार को इलेक्ट्रॉन युग्मदाता के रूप में परिभाषित करता है। क्षार अक्सर लुईस क्षारक के रूप में कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी से होगा, एक से अधिक। अगला प्रश्न, तटस्थीकरण प्रक्रिया का उल्टा क्या है? तटस्थीकरण प्रक्रिया का उल्टा क्या है? गठन, विभाजन, अपघटन, या उपरोक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। तटस्थीकरण का प्रक्रिया का उल्टा क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, अपघटन। उदासीनीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है जो अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके पानी में सॉरी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके पानी और लवण बनाते हैं। जल अपघटन एक ऐसी अभिक्रिया है जहां पर पानी एक यौगिक को तोड़ता है। अक्सर उदासीनीकरण अभिक्रिया के उत्पादकों को उलट देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी से होगा, अपघटन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका क्या नाम है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये तो आप जानते ही हैं।
द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? अच्छा, इसमें द्वितीयक पूछा है तो प्राथमिक प्रदूषक कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर, इसमें कोई द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। ये सभी जितने भी हैं ये सब प्राथमिक प्रदूषक के रूप में जाने जाते हैं। और द्वितीयक प्रदूषक हैं O3, ओजोन, पान, ये सब द्वितीयक प्रदूषक हैं। देखिए, प्राथमिक प्रदूषक वे होते हैं जो किसी स्रोत से सीधे उत्सर्जित होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब किसी स्रोत से उत्पन्न होते हैं। और जबकि प्राथमिक स्रोत, सॉरी, ये प्राथमिक स्रोत थे। और द्वितीयक स्रोत वो होते हैं जो सीधे हवा में उत्सर्जित नहीं होते, बल्कि प्राथमिक प्रदूषकों और हवा के अन्य घटकों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से वायुमंडल में बनते हैं, जैसे ओजोन, पान इत्यादि। ऑप्शन नंबर ई सही होगा। अगला प्रश्न, यदि कोई रोग गैर मानव जानवर से मानव में फैलता है तो इसे क्या कहते हैं? पशुजन्य, या फिर संक्रामक, या फिर जन्मजात, या फिर सभी? कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा? यदि कोई रोग गैर मानव जानवर से मानव में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पशुजन्य रोग। पशुजन्य रोग उन संक्रमणों के कारण होते हैं जो गैर मानव जानवरों से मनुष्य में फैलते हैं। ये रोग वायरस, क्या होता है? वायरस, बैक्टीरिया, कवक इत्यादि सब रोग जनकों के कारण होते हैं, पशुजन्य। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण का प्रभाव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? फूलों पर, तनों पर, पत्तियों पर, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी में से कोई नहीं। वायु प्रदूषण का मुख्य प्रभाव किस पर पाया जाता है? सभी साथी उत्तर दें। इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, पत्तियों पर। वायु प्रदूषण मुख्य रूप से पौधों के उन हिस्सों को प्रभावित करता है जो हवा के संपर्क में आते हैं, विशेष रूप से पत्तियां, जो प्रकाश संश्लेषण और गैस विनिमय में शामिल होते हैं। प्रदूषक गैस विनिमय के लिए उपयोग किए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र रंध्रों के माध्यम में पत्तियों के ऊतक में प्रवेश करते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण को रोकता है। यही प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? अपघटनीय, या विद्युत लेपन, या फिर विद्युत धारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं? कौन सा इसका उत्तर सही होगा? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन, या फिर अपघटन, विद्युत धारा, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, विद्युत धारा। विद्युत धारा को विद्युत आवेश के प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे किसी चालक जैसे धात्विक तार के माध्यम में इलेक्ट्रॉन की गति। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? इसका एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सापेक्ष घनत्व की सही इकाई चुनें। किलो प्रति सेंटीमीटर कोई इकाई नहीं है, या किलोग्राम बाई घन मीटर, उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। सापेक्ष घनत्व की सही इकाई क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा, कोई इकाई नहीं।
सापेक्ष घनत्व, जिसे विशिष्ट गुरुत्व के रूप में भी जाना जाता है। किसी पदार्थ के घनत्व और संदर्भ पदार्थ के घनत्व के अनुपात का मापन है। आमतौर पर तरल और ठोस पदार्थों के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी और गैस के लिए हवा का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, यदि कपूर को खुले बर्तन में रखा जाए तो उसकी मात्रा घटती है, इसका कारण क्या होता है? क्यों घटती है ये बता सकते हैं क्यों घटती है? ऊर्ध्वपातन के कारण, या फिर अवक्षेपण के कारण, या फिर संघनन के कारण? क्योंकि ये प्रश्न हमेशा पूछता रहता है, कपूर की मात्रा क्यों घट जाती है खुले स्थान में? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऊर्ध्वपातन के कारण। ऊर्ध्वपातन किसी पदार्थ का तरल चरण को उत्थन करते हुए सीधे ठोस से गैस में संक्रमण करता है, मतलब परिवर्तित करता है। कपूर एक ऐसा पदार्थ का एक समान उदाहरण है जो वायुमंडल परिस्थितियों में ऊर्ध्वपातन से गुजरता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। पारा, ब्रोमीन, सोडियम, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पारा, जो कि कमरे के तापमान के हिसाब से रहता है, जिससे यह अन्य धातुओं के बीच एक अपवाद बन जाता है जो इन परिस्थितियों में ठोस होते हैं। ब्रोमीन कमरे के तापमान पर एक तरल है, लेकिन वह एक धातु नहीं है, यह एक हैलोजन तत्व है। ब्रोमीन हैलोजन तत्व आप हमें जरूर बताएं कमेंट में। अगला प्रश्न, मछली पालन संकेतक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नियतिवादी, संभाव्यवादी, संभावनावादी, या फिर सभी? किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा, संभाव्यवादी। मत्स्य पालन या मछली पालन, जिसे मत्स्य पालन भी कहते हैं, मछली को प्रजनन, पालन और कटाई करने का अभ्यास है। संभाव्यवाद का सिद्धांत बताता है कि पर्यावरण कुछ सीमाओं या प्रतिबंधित निर्धारित करता है, लेकिन संस्कृति सामाजिक स्थितियों से निर्धारित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी से होगा। अगला प्रश्न, लैंडशाफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? ये प्रश्न पिछले वीडियो में हमने आप सभी को कराए हैं। लैंडशाफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? फ्रेंच स्कूल, जर्मन स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लैंडशाफ्ट विचारधारा जर्मन स्कूल से संबंधित है। अगला प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण ने निम्नलिखित में से किसे जन्म दिया? नियतिवाद, नव नियतिवाद, वैज्ञानिक नियतिवाद, या उपयुक्त में से यदि इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण प्रदूषण ने निम्नलिखित में से किसे जन्म दिया? इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा, नव नियतिवाद, जिसे संभावनावाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जिसे हम संभावनावाद के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सिद्धांत है जो बताता है कि जब पर्यावरण कुछ बाधाएं या सीमाएं निर्धारित कर सकता है, मानव क्रियाएं संस्कृति और तकनीकी प्रगति के माध्यम से उन सीमाओं को समायोजन और प्रभावित कर सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सी होगा। इसीलिए पर्यावरण प्रदूषण के लिए नवनियतिवाद जन्म लेता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्युत सर्किट के, अब प्रश्न फिजिक्स के हैं, विद्युत सर्किट में प्रवाहित धारा की पहचान करता है? गैल्वेनोमीटर, जनरेटर, एमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। विद्युत सर्किट में
प्रवाहित धारा की पहचान करता है? कौन सा इसका सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन नंबर ए और सी से, जो कि सर्किट प्रभावित करता है, गैल्वेनोमीटर और एमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विशेष रूप से सर्किट में विद्युत धारा का पता लगाने के लिए संकेत देता है। यह अत्यधिक संवेदनशील है। यह बहुत छोटी धाराओं का भी पता लगाने में सक्षम है। ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर। और बचा अमीटर। अमीटर एक उपकरण विशेष रूप से परिपथ में प्रवाहित करने धारा को प्रवाहित करने के लिए मापने के लिए डिजाइन किया गया है अमीटर। इसका उपयोग आमतौर पर बड़ी धाराओं के लिए किया जाता है, जो सीधे एम्पीयर को बढ़ाता है। अमीटर बड़ी धारा और ये गैल्वेनोमीटर है छोटी छोटी धारा के लिए उपयोग किया जाता है, आसान भाषा में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, तारों की चमक पर तारों का तारों की चमक का प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? ये प्रश्न आप उत्तर जरूर दें इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर रोकते हैं।